लगातार हमारे सहयोगी अमित शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं विधानसभा से, और वहीं रवि चंदेल भी हमारे साथ जुड़े हुए। अमित, ओवर टू यू। तो बिल्कुल बजट को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं। बजट को लेकर एक बड़ी कवरेज हर खबर आपको दिखा रहा है। पल पल की जो अपडेट है वो आप तक हम पहुंचा रहे हैं, और आगे भी इसी तरीके से आज दिन भर एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा, और पल पल की जो अपडेट होगी, पल पल की जो खबरें होंगी बजट से जुड़ी, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, वो सब आज हम आपको बताएंगे। क्योंकि आज का दिन बड़ा दिन है, और बड़ा दिन इसलिए भी हो जाता है कि आज वित्त मंत्री के तौर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल बजट पेश करने वाले हैं। जो जानकारी हमारे पास, क्योंकि सुबह 10 बजे ये बजट पेश किया जाना है, और कहा जा रहा है कि 9:15 बजे सीएम हाउस से मुख्यमंत्री मनोहर लाल निकलेंगे और विधानसभा पहुंचेंगे। सुबह 10 बजे विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो जाएगी, और उसके बाद बजट स्पीच पढ़ेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। इस बजट में क्या कुछ खास होगा, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। हम बार बार कह रहे हैं, इंतजार हमें करना होगा, और इंतजार करने के बाद ये साफ हो पाएगा कि इस बजट के अंदर किसानों के लिए क्या कुछ है। देखिए, किसान सरकार के एजेंडे में है। किसान सरकार के एजेंडे में इसलिए भी है क्योंकि हमने देखा है कि किस तरीके से 13 महीने तक किसानों ने यहां आंदोलन चलाया। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर किसान बैठे रहे, लेकिन जब किसान कृषि कानूनों की वापसी हुई, इसके बाद ही किसानों ने हमने देखा कि किस तरीके से घर वापसी उन्होंने की थी। और हालांकि सरकार की ओर से दावा किया जाता है बार बार, हरियाणा सरकार ये कहती है कि भाई सबसे ज्यादा फसलों पर एमएसपी हम दे रहे हैं, किसानों के लिए जितना काम हमने किया है किसी सरकार ने नहीं किया है। उसके बावजूद भी अगर किसानों को कोई भड़काने का काम कर रहा है तो वो कांग्रेस पार्टी कर रही है। लेकिन किसानों के लिए इसमें क्या कुछ ऐलान आज हो सकता है बजट में, इस पर भी नजर बने हुई है। लेकिन फिलहाल हमारे साथ शमशेर शर्मा जी जुड़ गए, जो कि HSIIDC यानी कि इंडस्ट्रियल एसोसिएशन गन्नौर के प्रधान है। शमशेर जी, बहुत स्वागत है आपका हर खबर पर। अमित शर्मा जी, धन्यवाद। आज बहुत ही शुभ दिन होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा सवाल ये है जी, मैं ये कह रहा हूँ, आज बहुत ही अच्छा दिन होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी बजट पेश करेंगे। पूछिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, और इसीलिए मैं ये सवाल आपसे कर रहा हूँ शमशेर जी, क्या उम्मीद आप लगा रहे हैं इस बजट से? देखिएगा, सरकार की बड़ी अच्छी सोच है, माननीय मुख्यमंत्री जी की बड़ी अच्छी सोच है कि सबको रोजगार मिलना चाहिए। रोजगार तो उद्योग को बढ़ावा देंगे तो रोजगार मिलेगा। तो हमें पूरी उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी व्यापारिक वर्ग के लिए अच्छा बजट पेश करेंगे और सब व्यापारियों को उससे फायदा मिलेगा। जी, लेकिन जो व्यापारी वर्ग है उससे तो मुख्यमंत्री ने सुझाव लिए हैं, उनके साथ कई बैठकें भी की हैं। क्या सुझाव आपकी ओर से दिए गए थे? हेलो, हाँ जी, मुख्यमंत्री की ओर से हमने देखा कि किस तरीके से अलग अलग सेक्टर से जुड़े लोगों से बातचीत की थी, तो आपकी ओर से भी कुछ सुझाव दिए गए थे ना इस बजट को लेकर? उम्मीद कर रहे हैं कि उसको उसमें जो सुझाव आपने दिए हैं शामिल किया जाएगा। हाँ, शामिल किया जाएगा और अच्छा बजट पेश करेंगे। भाई, रोजगार तो तभी मिलेगा ना, उद्योग को बढ़ावा देंगे तो रोजगार मिलेगा। और सरकार की एक अच्छी सोच है कि सबको रोजगार मिलना चाहिए। तो जैसे भाई माननीय मुख्यमंत्री जी ने करकोदा में बहुत बड़ा प्लांट मारुति का लेके आए हैं। भाई हमारे गन्नौर में रेल कोच फैक्ट्री लेके आए हैं। भाई बहुत बड़ी सब्जी मंडी तैयार हो चुकी है, तो इससे रोजगार मिलेगा, बहुत अच्छा रोजगार मिलेगा लोगों को। किसी को तो उम्मीद कर रहे हैं कि आज के इस बजट भाषण के दौरान भी मुख्यमंत्री की ओर से उद्योगपतियों के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए एक बड़ा ऐलान किया जा सकता है, एक बड़ा राहत पैकेज भी दिया जा सकता है। उम्मीद करें ऐसी, या आप कर रहे हैं ऐसी उम्मीद? हाँ, उम्मीद, बिल्कुल उम्मीद है और करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से उम्मीद है, और ये बिल्कुल उद्योगपतियों के लिए आज अच्छी घोषणा करेंगे, हमें पूरी उम्मीद है। लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि अगर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा, उद्योगपतियों की सरकार सुनेगी, तो रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। तो इसके लिए तो सरकार लगातार काम कर रही है। आपने बताया भी कि किस तरीके से खरखौदा में एक प्लांट लगाने का ऐलान सरकार की ओर से किया गया है, और भी सरकार की ओर से तमाम तरह के जो काम है वो किए जा रहे हैं। देखिए, ये इसलिए भी अहम हो जाता है शमशेर जी, हमने देखा है कि तमाम इंडस्ट्रीज के साथ भी, तमाम उद्योगपतियों के साथ भी मुख्यमंत्री की ओर से एक बैठक हुई थी, डिप्टी सीएम ने भी बैठक ली थी, और जिसमें ये कहा गया कि उद्योगपतियों की ओर से जो सुझाव दिए गए, जो उनके जो इनपुट्स हैं उनको भी इस बजट में शामिल किया जाएगा। बिल्कुल करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का हमेशा जो है प्रदेश में रोजगार बढ़ाने का और उद्योग बढ़ाने का नियत रही है।
और साफ सुथरा सरकार का फैसला है कि भाई उद्योगों को बढ़ावा देंगे। जो 75% रोजगार के लिए भी सरकार ने एक प्रस्ताव रखा है और वो फाइनल भी हो गया है। तो जब रोजगार फैक्ट्री बढ़ेंगी, फैक्ट्री लगेंगी, तो 75% हरियाणा के लोगों को, युवाओं को रोजगार मिलेगा। इसका भी हम स्वागत करते हैं। बिल्कुल, लेकिन शमशेर जी कुछ ऐसे भी चैलेंजेज हैं ना जो उद्योगपति हैं उनके सामने, जिनको दूर करना सरकार को, आपको लगता है कि उसको सरकार को दूर करना चाहिए? ऐसे कौन से चैलेंजेज हैं जो आपको लगता है कि सरकार को उनको प्राथमिकता के तौर पर दूर करना चाहिए, और आप उम्मीद कर रहे हैं कि इस बजट भाषण के दौरान भी मुख्यमंत्री की ओर से उसके बारे में कुछ ऐलान किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल भाई, जो उद्योगपति हैं जिन्होंने फैक्ट्री चला रखी है, जिन्होंने फैक्ट्री लगा रखी है, वो नियम के अनुसार चला रहे हैं। उनका कोई किसी तरह का वो नहीं है। सरकार का जो भी प्रेशर थे सरकार के, पहले सरकारों में देखा है, इंस्पेक्टरी राज माननीय मुख्यमंत्री जी ने खत्म कर दिया है, जिससे उद्योगपति को बहुत राहत मिली है। बिल्कुल। और एक और जो समस्या सामने आ रही थी और कई जो उद्योगपति हैं उनको हमने सुना भी था, जो लगातार इस बात की मांग कर रहे थे कि भाई जीएसटी का सरलीकरण होना चाहिए, जीएसटी का सरलीकरण होना चाहिए। इसके साथ ही एक जो बड़ी मांग निकल कर सामने आ रही थी वो ये थी कि बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जहां पर कोई भी इंडस्ट्री होगी, अगर बिजली की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, बिजली चली गई है, तो जनरेटर उनको चलाना पड़ता है। तो उद्योगपतियों की ये भी शमशेर जी एक शिकायत सामने आ रही थी कि पॉल्यूशन बढ़ने की वजह कहा जाता है कि पॉल्यूशन बढ़ता है और इसलिए जनरेटर को आप ज्यादा नहीं चला सकते, उस पर बैन किया जाता है, इससे उद्योगों को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो क्या उम्मीद कर रहे हैं कि इस पर सरकार विचार कर सकती है, कोई बड़ा फैसला आज बजट में इसको लेकर लिया जा सकता है? देखिएगा, मैं तो अपने व्यापारी भाइयों से, फैक्ट्री मालिकों से ये प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो सरकार ने नियम बनाए हैं पोल्यूशन के, उसके तहत ही काम करना चाहिए। अगर वो नियम से बाहर जाएंगे तो सरकार ने कार्रवाई करनी चाहिए। मैं इसके पक्षधर हूँ भाई। एक फैक्ट्री पोल्यूशन रहित है, वो चल रही है, तो सरकार की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पोल्यूशन फैला रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इसके पक्षधर हूँ भाई। सरकार अगर इस तरह के नियम नहीं बनाएगी, इस तरह की कोई वो नहीं करेगी, तो पोल्यूशन फैल जाएगा और बीमारियां फैल जाएंगी। कोरोना जैसी बीमारी आ गई तो आसपास के और ज्यादा भी। मैं तो बिल्कुल सुझाव भी दे रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को। हमारे इलाके में पानी से संबंधित फैक्ट्री हैं और हमारे इलाके का पानी खराब हो रहा है। जो भी पोल्यूशन फैलाता है उसके ऊपर सख्ताई होनी चाहिए। मैं तो ये कहूंगा इस बजट में सख्ताई से पेश आना चाहिए। जी शमशेर जी, हमने भी तमाम लोगों से बातचीत की है। हम हरियाणा के अलग अलग इलाकों में गए, लोगों से हमने बातचीत की, बजट को लेकर उनकी राय भी हमने जाननी चाहिए। तो जो छोटा व्यापारी है ना, छोटा व्यापारी, उसकी एक बड़ी जो मांग निकलकर सामने आई, उसका ये कहना है कि भाई छोटे व्यापारी के बारे में सरकार को सोचना चाहिए और इस बजट के दरमियान छोटे व्यापारी के लिए एक बड़े राहत पैकेज का ऐलान सरकार को करना चाहिए, क्योंकि कोरोना काल में उनको बहुत ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ा, कारोबार पूरी तरह से उनका चौपट हो गया। और ऐसे में अगर सरकार छोटे व्यापारी को बढ़ावा देना चाहती है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा राहत पैकेज उनके लिए ऐलान किया जाना चाहिए। सहमत है आप इससे? देखिए, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करूंगा कि जो छोटे व्यापारी हैं, छोटे, उनका बिजली का बिल माफ कर देना चाहिए और पानी के जो कोरोना दौरान में कोई काम नहीं हुआ, उन्होंने घर से पैसे लगाए और उसमें बड़ा भारी नुकसान हुआ, तो उस नुकसान की भरपाई करने के लिए कम से कम बिजली का तो माफ कर ही देना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने। ये मेरी आपके माध्यम से मांग है जी। लेकिन शमशेर जी आपने निजी नौकरियों में, प्राइवेट सेक्टर में 75% आरक्षण की बात की, लेकिन बहुत सारे ऐसे उद्योगपति भी थे जिन्होंने इसका विरोध किया और अभी भी बहुत सारे ऐसे उद्योगपति जो इसका विरोध कर रहे हैं। हालांकि सरकार उनको लगातार समझाने की कोशिश कर रही है, कई बार बैठकों का दौर भी चला, लेकिन क्योंकि अब इसको प्रदेश में लागू किया जा चुका है, कानूनी पचड़े में भी ये पूरा का पूरा मामला जो फंसा, लेकिन कुल मिलाकर के ये लागू किया जा चुका है प्रदेश के अंदर। आपने कहा कि इससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे, लेकिन उन उद्योगपतियों के बारे में आप क्या कहेंगे, या वो जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो ये कह रहे हैं कि नहीं भाई इससे कहीं ना कहीं हमें बहुत ज्यादा नुकसान होगा,
स्किल्स का इससे ज्यादा नुकसान होगा। और कहीं ना कहीं जो बांटने की एक तरीके से कोशिश की जा रही है कि भाई हरियाणा के युवाओं को हरियाणा में रोजगार मिले, उसमें रिजर्वेशन दे दिया नौकरियों में, इसको लेकर कई तरह की आवाजें भी सामने आ रही हैं, इनकी कई तरह की बातें भी कही जा रही हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिएगा, मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ, जो हमारी एसोसिएशन माननीय हाई कोर्ट में गई, माननीय सुप्रीम कोर्ट में गई, उनकी सोच पता नहीं कैसी थी। जब सरकार हमें युवा भाई एक फैक्ट्री लगा रहा है, उसमें लड़के तो रखने हैं, जब हमारे पास हरियाणा में ITI पास मिल जाएंगे, हरियाणा में लेबर का काम करने वाले मिल जाएंगे, हरियाणा में हेल्पर मिल जाएंगे, तो हम क्यों दूसरी स्टेट से जाएंगे? रही बात जो दूसरी स्टेट से यहाँ काम कर रहे हैं लोग, उनका लगभग आधार कार्ड और राशन कार्ड यहाँ बन चुके हैं। वो लोग यहाँ पर 15 साल से रह रहे हैं, हर फैक्ट्री के वो भी तो हरियाणा के हो गए। जब यहाँ उनका डोमिसाइल बन गया, यहाँ उनका आधार कार्ड बन गया, तो हरियाणा के हैं वे भी, बाहर के थोड़ा हुए। जब 15 साल से आदमी यहाँ रह रहा है तो हरियाणा का हो गया, बताओ वो कहाँ जाएंगे? फिर यही तो नौकरी करेंगे वो जी। तो 75% का जो फैसला उसको तो 15 साल से घटाकर 5 साल कर दिया ना डोमिसाइल को, है सर जी। जो सरकार ने फैसला लिया 75% डोमिसाइल का जो फैसला लिया उसका विरोध किया गया, हालांकि कल मुख्यमंत्री ने इसका जवाब दिया। हाँ, अच्छा किया, ये बहुत बढ़िया किया कि यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा और यहाँ प्रदेश की जो है ना प्रगति होगी, इससे अच्छा वो होगा जी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका शमशेर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो बजट को लेकर ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है और फिलहाल हमारे साथ जुड़ गए हैं अतर सिंह संधू जी, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है आपका अतर सिंह जी। धन्यवाद अमित जी, धन्यवाद। अतर सिंह जी, आज बजट पेश होने वाला है, हरियाणा सरकार की ओर से बजट पेश होगा, क्या उम्मीद करें सर, प्रदेशवासी क्या उम्मीद करें इस बजट से? देखिए, निश्चित रूप से जो माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जो बजट पेश करेंगे वित्त मंत्री के, उससे ये बहुत खासकर गरीबों के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए बहुत अच्छा बजट होगा। इसमें खासकर वृद्धा पेंशन को बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दिया गया। इससे हमारे कम से कम 1 लाख जो वृद्ध हैं उनको 1 लाख लोगों को एक्स्ट्रा लाभ मिलेगा इस पेंशन की योजना के तहत। उसके बाद जो कॉलोनियां हैं हमारे, खासकर ग्राम और शहरी क्षेत्र के आसपास जो कॉलोनियां हैं, उसमें भी सरकार ने कम से कम 1250 कॉलोनियों को नियमित करने का प्रावधान इस बजट में रखने जा रही है सरकार। 50,000 युवाओं की रोजगार की बात भी सरकार इसमें रखेगी। खासकर 10वीं और 12वीं के जो बच्चे हैं हमारे, उनको फ्री शिक्षा, उनको लैपटॉप, उनको टैबलेट भी सरकार का प्रावधान है फ्री देने का। ऐसे ग्रामीण क्षेत्र में खासकर सोलर पंप लगाने का, गलियों में सोलर पंप दिए जाएंगे, खासकर जो गौशाला उनमें भी सोलर पंप का प्रावधान सरकार की ओर से फ्री किया जाएगा। सरकार की ऐसी योजनाएं। और मैं सबसे खास बात कहूंगा, आज महिला दिवस है, पूरे देशवासियों को और प्रदेशवासियों की महिलाओं को मैं महिला दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। और सरकार ने महिला दिवस के खास मौके पर जो पुलिस और सुरक्षा बलों में जो भर्तियां हैं उसको 15% की भागीदारी सरकार करने जा रही है। ये खासकर महिलाओं के लिए, और आज के इस महिला दिवस के खास मौके पर ये उनके लिए बहुत बड़ा तोहफा होगा। ये बहुत बड़ी बधाई के पात्र होगी सरकार, जिन्होंने खासकर महिलाओं को 15% कोटा सरकार उसको करने जा रही है बढ़ा करके। बहुत बड़ी बात होगी। तो उम्मीद करें कि आम आदमी के ऊपर, प्रदेशवासियों के ऊपर कोई टैक्स का बोझ आप नहीं डालेंगे, एक बैलेंस बजट आप पेश करेंगे जिसमें हर वर्ग का ध्यान रखा जाए, ये उम्मीद करें क्या? निश्चित रूप से जो प्रदेश की सरकार है, जो ये युवाओं के लिए खासकर, देखिए केंद्र सरकार ने बजट में ज्यादा प्रावधान नहीं दिया है, लेकिन मुझे उम्मीद है प्रदेश सरकार से युवाओं के जो रोजगार जो है, रोजगार करने वाले जो लोग हैं उनके लिए निश्चित रूप से कुछ ना कुछ समाधान सरकार करेगी, ताकि बजट का उसका जो टैक्स का बोझ उन पर ज्यादा ना पड़ पाए, ताकि वो जो सर्विस करने वाले लोग हैं वो टैक्स कम करके अपने परिवार का और आगे बढ़ने का जो उनका सोच है उसको आगे बढ़ा जा सके। ऐसा सरकार से उम्मीद है। निश्चित रूप से सरकार युवाओं और किसानों के लिए बहुत कुछ करने जा रही है इस बजट में। अतर सिंह जी, एक बात ये भी निकलकर सामने आती है, ये भी बार बार कहा जाता है कि प्रदेश के ऊपर जो कर्जा है वो लगातार बढ़ रहा है
और कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को लेकर आपको समय समय पर घेरती भी रहती है और बार बार ये कहा जाता है कि प्रदेश का जो कर्जा है वो बढ़ बढ़कर कहां जा पहुंचा है, हम सभी ने देखा है। इसको किस तरीके से, क्योंकि अगर प्रदेश के ऊपर कर्जा बढ़ रहा है, आम लोगों को राहत भी आपको देनी है। देखिए, महंगाई एक बहुत बड़ी समस्या है, बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या प्रदेश की बन चुकी है। इसके साथ ही और भी तमाम मसले हैं, किसानों के बारे में भी आपको सोचना है, महिलाओं के बारे में भी आपको सोचना है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई कोरोना काल में जो लॉस हुआ है वो हम सभी ने देखा है, चुनौतियां बहुत सारी हैं। इन चुनौतियों के बीच में इन चुनौतियों के बीच में ये बजट आपको पेश करना है, तो आपको नहीं लगता है कि सरकार लोगों को बहुत कुछ दे पाने की स्थिति में अभी नहीं है? देखिए अमित जी, तो सरकार ने अपने बात की तो पिछली सरकारों की देन है। कांग्रेस सरकारों ने देश में मंत्री थे, सरकार ने जो भी विधायक के सरकार को डालने का सरकार पिछली सरकारों ने किया। और निश्चित रूप से 7 साल जो हरियाणा में भाजपा की सरकार है, इसने तो प्रदेश में विकास कार्य किया। सभी जिलों में जाकर के देखिए, का मामला हो, बॉम्बे दिल्ली से बॉम्बे हाईवे का मामला हो, हर सभी सड़कों को जोड़ने का काम किया। देखिए, सरकार का जब सरकार प्रदेश प्रगति करता है तो खर्चे तो बढ़ते हैं और खर्चे तो रेवेन्यू से आते हैं, क्योंकि पिछले 2 साल में जो कोरोना काल में सरकार को रेवेन्यू मिला नहीं और रेवेन्यू आना था वो आया नहीं, तो निश्चित रूप से थोड़ा फर्क पड़ गया। लेकिन प्रदेश हरियाणा प्रदेश प्रगति से प्रदेश है, इसमें ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ उद्योग हो रही है। सरकार गुहाना में धंधे लेकर के आई है, मारुति किया जा रहा है, उससे सरकार होगा और जो कम करने का सरकार निश्चित रूप से सरकार। ये तो पिछले सरकारों ने जिस तरह से प्रदेश का नुकसान किया, ये तो भरपाई कर्जे को कम करने का प्रयास करती है। बिल्कुल, लेकिन आप मानते हैं कि महंगाई और बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है और इस पर काबू पाना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि देखिए महंगाई की बात लगातार इसलिए भी की जा रही है क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच में जिस तरीके से युद्ध छिड़ा हुआ है और अब ये कहा जा रहा है कि आने वाले 2-4 दिन में ही महंगाई जो है वो एक उच्चतम स्तर पर पहुंचने वाली है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे, गैस के दाम बढ़ेंगे, सीएनजी के दाम कल बढ़ चुके हैं और आने वाले समय में इसमें और ज्यादा इजाफा हो सकता है। तो ऐसे में जब किसानों की आप बात करते हैं तो किसानों को राहत देने की बात करते हैं। किसानों को अगर आपको राहत देनी है तो आपको डीजल के बारे में सोचना होगा, क्योंकि डीजल से अपने खेतों में पानी भी देते हैं। अगर बिजली नहीं आती है तो फिर किस तरीके से किसान अपने खेतों की सिंचाई करते हैं ये हम सभी जानते हैं। तो वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज आपके लिए रहने वाला है। देखिए ये तो ये तो जो मार्केट है उससे तेल के दाम बढ़ते हैं और निश्चित रूप से सरकार ने पीछे भी तेल का दाम करने की कोशिश की। और जहाँ तक यूक्रेन जैसे मामला है, हमारे देश की मोदी सरकार ने अपने विदेश मंत्री को भेज करके, अपने बाकी मंत्रियों को भेज करके सभी युवाओं का विदेश में जाने का जो काम किया है, हर जो हमारे जो बच्चे विदेश में मेडिकल की पढ़ाई करने गए थे यूक्रेन को लेकर के भारत में बच्चे पूरी सुविधा के साथ सम्मान के साथ विदेश में लाने का काम किया है। इसके लिए केंद्र सरकार और हमारे मुख्यमंत्री जी हरियाणा की सरकार धन्यवाद के पात्र है, क्योंकि हरियाणा ने भी दिल्ली एयरपोर्ट पर डेस्क लगाया था सुविधा के लिए। उनकी जो भारतवासी हरियाणावासी हितार्थी है उसको सम्मान किया जाए, वो सम्मान के साथ घर पहुंचाने का सरकार ने काम किया। सरकार के लोग उनसे मिलकर के आ रहे, हमारे माननीय संगठन मंत्री राजू जी गुड़गांव की बच्ची को भी मिलकर के आए हैं और उससे थोड़ी उसकी व्यवस्था सुनी है। तो ये प्रदेश सरकार के लिए बड़ी बात है कि युवाओं का, युवाओं की बात, सरकार ने इंडस्ट्री में भी 75% का कोटा फिक्स कर दिया है, ताकि 75% कोटा फिक्स करने से प्रदेश के युवाओं को तो रोजगार मिलेगा, दूसरे प्रदेश लोग कम होंगे, हरियाणा के लोगों को रोजगार मिलेगा। ये सरकार की स्कीम है। जी बिल्कुल, लेकिन अतर जी एक और बात हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए ये भी कहा जा रहा है कि भाई कहीं ये चुनावी बजट तो नहीं होगा, क्योंकि आने वाले समय में 24 अप्रैल को आपको भी पता है कि निकाय चुनाव होना है, जिसमें कुछ नगर पालिका के चुनाव होने, कुछ नगर परिषद के चुनाव होने, फिर उसके बाद फिर पंचायत के चुनाव भी होने। तो ये भी सवाल उठाया जा रहा है जो आपके तमाम जो विरोधी हैं, जो विपक्षी पार्टियों के नेता हैं, कि भाई हो सकता है कि चुनाव का भी आप ध्यान रखें, तो ये चुनावी बजट तो नहीं होगा।
जी सरकारी बजट के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और सरकार कोई चुनाव को देख करके बजट पेश नहीं करती। जो प्रदेश की योजनाएं हैं, जो प्रदेश को बढ़ाना है, जो प्रदेश में विकास काम करने हैं, जो सलाह देने उसको लेकर जी आजाद हुआ, उनका नाम ने सोचा नहीं था। सबसे पहले माननीय प्रदेश अध्यक्ष ओमप्रकाश धनखड़ जी ने तिरंगा यात्रा निकाल करके प्रदेश में खासकर जिनके कारण देश आजाद हुआ उनको उनके सम्मान देने का काम किया। फिर 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस का पूरे प्रदेश में मंडल स्तर पर जन्मदिन मनाया गया। ये कितने फख्र की बात है। 27 जनवरी को क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद जी का बलिदान दिवस पूरे प्रदेश में 90 की 90 विधानसभाओं में मना करके क्रांतिकारी को सम्मान किया है। और खुद ओमप्रकाश धनखड़ जी जिनके साथ उस सम्मेलन में मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, वो डेलीगेशन में भी फैला रहा कमेटी उसको नमन करके देश के क्रांतिकारी को सम्मान किया है। इसके पूरी ओमप्रकाश धनखड़ जी हरियाणा के किसान मोर्चा के क्रांतिकारी सुखविंदर पांडे जी का देखिए अतर जी ठीक है, मैंने सारी बातें आपकी सुन ली। अतर जी, मैं ये आपसे जानना चाहूंगा सर, क्योंकि ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर अब ये कहा जा रहा है कि उसकी बहाली होनी चाहिए और ये भी उम्मीद की जा रही है कि हो सकता है कि जो बजट स्पीच होगी मुख्यमंत्री की, वित्त मंत्री के तौर पर जब वो अपनी बजट स्पीच पढ़ेंगे तो उसमें इस बात का ऐलान भी किया जा सकता है। तो ओपीएस को लेकर सरकार से कोई बड़ी उम्मीद हम कर सकते हैं क्या आज? निश्चित रूप से सरकार तो जो योजनाएं हैं सरकार की और खासकर ओपीएस की जो स्कीम आपने वो क्या निश्चित रूप से सरकार उसे वो जरूर करेगी। और पूर्ण उम्मीद है सरकार से, सरकार इसी पहलू पर जोर दे रही है। हरियाणा की सरकार युवा देश की रोजगार देश की सबके कर रही है। ये सरकार की हर स्कीम की तहत निश्चित रूप से और प्रदेश के नागरिक का ध्यान रखते हुए उसमें जरूर जी 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 बिल्कुल अतर जी, क्योंकि अब से कुछ ही देर के बाद बजट स्पीच जो है वो शुरू हो जाएगी मुख्यमंत्री की। सुबह 10 बजे ये बजट पेश किया जाना है और प्रदेश भर की नजरें इस पर टिकी हुई हैं। और हमने भी अतर जी बहुत सारे लोगों से बातचीत की है, हर वक्त के लोगों से हमने बातचीत करने की कोशिश की है, लेकिन ये सरकारी कर्मचारियों की जो पेंशन है यानी कि जो रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी हैं उनकी पेंशन बहाली का जो मुद्दा है ये कहीं ना कहीं जमीन पर एक बड़े मुद्दे के तौर पर देखने को मिलता है। और हरियाणा के जो लोग हैं, हरियाणा के जो पूर्व सरकारी कर्मचारी वो भी उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार इस बजट में उसको लेकर एक बड़ा ऐलान करे, क्योंकि हमने देखा है कि यूपी की बात करें या फिर महाराष्ट्र की बात करें, वहां पर इसको लागू किया जा चुका है। अब दूसरे प्रदेशों में भी इसकी मांग जो है वो बढ़ने लगी है। यूपी का चुनाव इस मुद्दे पर लड़ा गया और हरियाणा में अब इसकी मांग तेज हो रही है। देखिए के लिए तो योजना है। अब सरकार सैनिकों के लिए जो बजट सदन बना रही है वो भी रिटायर्ड लोगों की सुविधाओं के लिए तो चलिए मैं अतर जी मैं आ रहा हूं आपके पास। अतर जी मैं आपके पास लौट रहा हूं। फिलहाल हमारे साथ रमेश मामल जी जुड़ गए जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। रमेश मामल जी, बहुत स्वागत है आपका हर खबर पर सर। और सवाल मेरा सीधा सा आपसे ये है, कांग्रेस पार्टी क्या उम्मीद कर रही है इस बजट से? सरकार की ओर से जो बजट पेश किया जाएगा, कांग्रेस पार्टी की क्या उम्मीदें हैं? एक तो कांग्रेस पार्टी की उम्मीद है कि सबसे पहले तो जो गंभीर समस्या वो बेरोजगारी की है। सबसे पहले तो कांग्रेस ये उम्मीद कर रही है और मांग भी है कांग्रेस की कि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें जो युवा आज हताश है। हरियाणा की बेरोजगारी में बहुत बुरी दुर्दशा, तो युवाओं के लिए युवा हताश है। आज हरियाणा के अंदर हर तीसरा आदमी बेरोजगार है। तो ये
एक कांग्रेस की उम्मीद है कि सबसे पहले तो कि भी युवाओं के लिए कुछ लेके आए, जो हर बार एक उम्मीद लगाता है युवा और खाली हाथ रह जाता है, एक बजट की इंतजार करता है और वो खाली हाथ रह जाता है, हर साल ऐसा ही होता है। दूसरा है हेल्थ की समस्या। आज तक देख लो, पिछले 14 से लेके आज तक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी कंडीशन माड़ी हुई है। ना तो कोई डॉक्टर पैदा किए, ना कोई इन्होंने मेडिकल ये कॉलेज खोले कि जिससे ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर बनाए जाएं। आज बेरोजगारी है, जो चाहे हॉस्पिटल में डॉक्टरों की कमी है, नर्सिंग स्टाफ की कमी है। तो कांग्रेस पार्टी उम्मीद कर रही है कि हेल्थ का भी बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो। ठीक है, मैं आगे आपको बोलने का मौका दूंगा, आप बोलिए। लेकिन देखिए, ये सरकार, इस सरकार की तो सोच ये है ना कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज हो। मुख्यमंत्री की ओर से कल सदन में जानकारी दी गई, अगर आपने देखा हो तो उन्होंने बताया कि 13 मेडिकल कॉलेज प्रदेश के अंदर बनाए जा चुके हैं, आने वाले समय में और मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे, यानी कि 22 के 22 जिलों में हम चाहते हैं कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज हो। तो हेल्थ के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है, यह आरोप कांग्रेस पार्टी कैसे लगा रही है? सर, कौन से मेडिकल कॉलेज में आज तक कोई काम होया? सिर्फ घोषणा होती है। सर देखो, ऐसा है, आप ऐसे वर्ड मेरे मत डालिए, मेरे ऊपर मत थोपिए कि कितने डॉक्टर पैदा किए हैं। आपने देखा कितने डॉक्टर पैदा किए हैं? हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं है, वहां पेशेंट है वो मर रहे हैं बगैर इलाज के। इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है हमारे पास, नंबर 1। बेरोजगारी में आपके सामने बताइए कि 14 से लेके आज तक कौन सा पॉलिसी लेके आए, कौन से इन्होंने रोजगार पैदा किए हैं? एमएसपी पे कांग्रेस उम्मीद करती है कि एमएसपी पे कुछ लेके आएंगे। मैं जो आपको आंकड़े दूं सारे, तो इतनी बुरी दुर्दशा है। आप बताइए एमएसपी पे क्या लेके आए? हम मांग करते हैं कि पेंशन की जो पेंशन, अब किसानों की जो पेंशन है उसके ऊपर भी एक कंडीशन लगा रहे हैं कि जिसकी, पहले तो इन्होंने कहा जिसकी 2 लाख से ज्यादा है उसको पेंशन नहीं मिलेगी, फिर इन्होंने कहा कि जिसकी 3 लाख उससे ज्यादा पेंशन नहीं मिलेगी। क्या पेंशन की कोई ऐसी कंडीशन थी? एक सम्मान था एक बुजुर्गों का, एक उनको सम्मान से जीने का अधिकार दिया गया था। जैसे किसी की पेंशन बंद करोगे 2 लाख से ऊपर, तो फिर मैं पॉलिटिकल लेवल पे आता हूं कि इतने मंत्री और इतने बड़े बड़े नेता हैं जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं, आज 4-4 पेंशन लेते हैं। तो एक गरीब आदमी है, जो समाज में ओल्ड आदमी है, बूढ़ा, जो जिसके सारे जी रहा था, सामान से रोटी खा रहा था, तो क्या आप इस पे उसकी आय के ऊपर उसकी आप पेंशन का अधिकार छीन लोगे? तो मैं ये कहता हूं कि घोटालों के अलावा कुछ किया नहीं, कुछ ऐसी चीजें लेके आइए जो लोगों का हर बार ये एक जुमला ना नजर आए। आप देखिए SYL के ऊपर हर साल कोई ना कोई एक बजट लेके आते हैं, SYL आज तक नहीं आई। किसानों के लिए क्या किया है आज तक? युवाओं के लिए क्या किया? 52 साल से आप एक बजट लेके आते हैं, युवा हताश रह जाता है, कुछ नहीं मिलता उसको साल में, हर साल फिर बजट की लेकिन उस 52 साल में तो आपका भी काउंट हो जाएगा ना सर, क्योंकि पार्टी, सरकार तो आपकी पार्टी की भी रही है। उस 52 साल का अगर आप जिक्र करेंगे तो 52 साल में तो फिर आपका भी नाम आ जाएगा, आपकी पार्टी का भी नाम आ जाएगा। फिर आपकी पार्टी से अच्युति नहीं रहेगी सर, आपकी सरकार भी उससे अच्युति नहीं रहेगी, क्योंकि उस 52 साल में तो आपकी सरकार भी रही है ना, वो केंद्र में भी रही है और यहाँ भी रही है हरियाणा में। मैं तो ये कहता हूं कि इन्होंने एक नारा दिया था। जी बोलिए। हम 2 करोड़ रोजगार देंगे और हम युवाओं के लिए ये करेंगे, स्वास्थ्य के लिए आई एम सॉरी, स्वास्थ्य के लिए आया, तो इन्होंने क्या किया? चलिए रमेश जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। ओंकार सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए, अभी मैं आ रहा हूँ आपके पास, मैं लौटूंगा। ओंकार सिंह हमारे साथ जुड़ गए जो कि इनेलो के प्रवक्ता हैं। ओंकार सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका हर खबर पर सर। और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं रमेश बामल जी, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि भाई हमें सरकार से कोई उम्मीद नहीं है कि सरकार इस बजट में कोई बहुत बड़ा ऐलान आज कर सकती है, और तमाम तरह की खामियां वो सरकार के गिना रहे हैं। ठीक है, अब वो क्योंकि विपक्ष में हैं, तो अब भाई सरकार की ओर से तो बार बार यही कहा जाता है कि आप सिर्फ विरोध के लिए विरोध करते हैं, आप कुछ भी सरकार को कोई ऐसा सुझाव नहीं देते हैं जो सकारात्मक सुझाव हो, जो लोगों के हित में हो। आपकी पार्टी क्या उम्मीद कर रही है इस बजट से? जी मेरे से बोल रहे हैं? हाँ ओंकार सिंह जी, मैं आपकी राय जानना चाह रहा हूं सर। अच्छा,
भाई साहब मैं बताना चाहता हूं, हमारी पार्टी का क्लियर कट स्टैंड है। एक तो युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, जो पेपर लीक मामले हैं इनके ऊपर गहन जांच होनी चाहिए, और जो बुढ़ापा पेंशन है, बुजुर्ग सम्मान पेंशन, वो किसी भी कीमत पर कटने नहीं देंगे। इसके अलावा प्रदेश में बहुत से मुद्दे हैं। प्रॉपर्टी आईडी 40 लाख नई प्रॉपर्टी आईडी बना दी गई है, इस ऊपर कोई स्पष्ट कानून नहीं है, और सारी प्रॉपर्टी आईडी में गलतियां, किसी में नाम गलत है, किसी में पिता का नाम गलत है, किसी में गज गलत है, किसी में एड्रेस गलत है। इन प्रॉपर्टी आईडी को ठीक कराने का, दुरुस्त कराने का सिर्फ 1 माह का टाइम दिया गया है। 1 माह में ठीक नहीं हो पाएंगी। ऐसे बहुत से मुद्दे हैं, जितने घोटाले हो रखे उनकी जांच पटल पर आनी चाहिए। पता लगना चाहिए इन्होंने, सरकार ने क्या काम किया। और एक अंबाला में नया घोटाला हुआ है, 115 करोड़ रुपए का स्टेडियम बना है, 40 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया उसमें। हेलो हेलो हेलो, हाँ मुझे अवकाश जी आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। 40 करोड़ रुपए का उस स्टेडियम में घोटाला हो गया। एक होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की अभी नींव रखी, नींव रखने पे काम शुरू नहीं हुआ और उसका घोटाला हो गया। ऐसे हजारों घोटाले प्रदेश के अंदर हैं, कुछ ओपन हो गए, कुछ ओपन नहीं हुए। इस बजट में हमने ये देखना है, ये बजट का एलोकेशन कैसे है। और मैं तो ये कहना चाहूंगा, हमें शिक्षा और स्वास्थ्य, ये दोनों चीजें प्रत्येक नागरिक को टोटल फ्री मिलनी चाहिए। जो क्योंकि शिक्षा ऐसी मिलेगी जिससे हमारे बच्चे, हमारे देश के नागरिक, देश का भविष्य अच्छे काम कर पाएंगे और देश तरक्की करेगा। स्वास्थ्य, व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य की चिंता रहती है। गरीब व्यक्ति को इन्होंने आयुष्मान कार्ड बना दिए, कई योजनाएं बना दी, लेकिन आज भी वास्तव में जो धरातल पर गरीब है उसके लिए योजना नहीं है। ये योजनाओं के लिए इस बजट में क्या इन्होंने प्रावधान किया है, ये बातें देखने वाली हैं। लेकिन सर, सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि हम हर बार बजट को बढ़ाने का काम करते हैं। यानी कि साल 2020-21 में जो बजट पेश किया गया था उससे 13% बजट बढ़ाकर हमने 2021-22 के लिए पेश किया। और अभी ये कहा जा रहा है कि 2022-23 का जो बजट हम पेश करने जा रहे हैं आज, वो बजट भी पहले से ज्यादा है। यानी कि करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए का बजट बताया जा रहा है। यानी कि हर साल हम बजट में इजाफा कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम चाहते हैं कि प्रदेश का विकास हो, इकोनॉमी जो है वो बूस्ट करे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, और इसीलिए हम हर साल बजट का जो एलोकेशन करते हैं अलग अलग सेक्टर्स के लिए, उसमें कहीं ना कहीं इजाफा करने का काम करते हैं। और इसीलिए जो ओवरऑल बजट पेश किया जाता है उसमें भी 13-14% की हर साल बढ़ोतरी देखने को मिलती है। हेलो जी ओंकार जी, आपसे सवाल था मेरा, आवाज आ रही है ना आपको मेरी? जी आवाज आ रही है आपको मेरी? चलिए, लगता है आवाज नहीं जा रही है ओंकार सिंह जी को। रमेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रमेश बामल जी, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। रमेश जी, लेकिन देखिए, थोड़ा सा इंतजार तो करना होगा ना आपको। इतनी जल्दबाजी में आप सारी बातों को कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, ये नहीं किया, वो नहीं किया। हमें ऐसा लगता है कि भाई जो पीछे हुआ वो ठीक है, उसको आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। लेकिन अब जब बजट भाषण शुरू होगा उसके लिए थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं, क्योंकि सरकार की ओर से बार बार ये कहा जा रहा है कि हम हर साल जो है बजट को बढ़ाने का काम करते हैं। और इस साल भी हम करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश कर रहे हैं। और इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से सरकार प्रदेश का सर्वांगीण विकास चाहती है। ब्रदर ऐसा है कि आप और हम एक आप और हम एक आम आदमी, सबसे पहले बजट में आम आदमी को देखा जाता है कि आम आदमी को जरूरत क्या है। शिक्षा का अधिकार हर आदमी का अधिकार है, स्वास्थ्य का फ्री ट्रीटमेंट वो हर आदमी का अधिकार है, रोजगार मिले स्टेट के अंदर ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है।
आज एक तो स्कूल में जो स्कूल है, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जो ग्रामीण में स्कूल थे उनका बेड़ा गर्क कर दिया। किसी स्कूल में कोई टीचर नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ 38,476 जो पद हैं वो टीचरों के रिक्त पड़े हैं। पीजीटी के हैं 15,265, टीजीटी के 18,236, जेबीटी के 3,929 और एचएम के हैं 1,046। जब गांव के अंदर टीचर नहीं है, आम आदमी, गरीब आदमी का बच्चा गांव में रहता है, किसी आदमी के पास इतने साधन नहीं इनकम के कि वो शहर में पढ़ा ले। एक जो लोग पैसे वाले वो तो पढ़ा लेंगे, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? तो मैं ये कहता हूं कि जो एजुकेशन का इस पर स्पेशल बजट होना चाहिए और टीचरों की भर्ती होनी चाहिए। स्कूलों को अपग्रेड करे। जो ग्रामीण में जो बच्चे पहले पढ़ते थे उन चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, पहली बात। दूसरा, मैं स्वास्थ्य की बात करता हूं कि हर आदमी, गरीब आदमी का हक है कि उसको इलाज मिले। पैसे की कमी से कोई आदमी मरना नहीं चाहिए। हम कहते हैं स्वास्थ्य का एक विशेष बजट होना चाहिए। किसान है जो हमारे देश का ही नहीं, हरियाणा का ही नहीं, पूरे देश का जो इकोनॉमी है वो किसान के ऊपर निर्भर है। हम कहते हैं किसान की जो सब्सिडी थी, जो खाद की सब्सिडी थी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको कट कर दिया। और मैं आपको डिटेल दे दूं तो मैं ये कहता हूं कि हरियाणा सरकार से हम उम्मीद रखते हैं कि जो किसानों की एमएसपी है उसका विशेष ध्यान रखा जाए, स्पेशल बजट हो। जो खाद पे सब्सिडी वो किसान को मिलनी चाहिए ऊपर, और किसान को बीज अच्छे मिलने चाहिए, उस पर एक विशेष बजट आना चाहिए। ये 3-4 मुद्दे हैं जिससे हम युवाओं को रोजगार के लिए कोई आप पॉलिसी लेके आए और युवाओं को रोजगार दे। ये 5-4 मेन अहम बिंदु हैं जो आम आदमी को जरूरत है। ठीक है, ठीक है। अतर जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? सुन पा रहे हैं क्या आप? तो जो किसान की सब्सिडी थी वो 1,40,00,000 करोड़। ठीक है, मैं आ रहा हूँ रमेश जी, आपके पास मैं आ रहा हूँ। अतर जी मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, अगर मेरी आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ अतर जी, मेरा सवाल ये है कि अभी हम कुछ लोगों से बात कर रहे थे। देखिए, शिक्षा और स्वास्थ्य ये महत्वपूर्ण सेक्टर है। इन सेक्टर्स के लिए एक बजट का एलोकेशन किस तरीके से किया जाता है इसके लिए थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं। लेकिन एक जो सुझाव बड़ा निकलकर सामने आया है वो ये आया था कि भाई जिस तरीके से आम आदमी पार्टी मोहल्ला क्लिनिक चलाती है दिल्ली के अंदर, उसकी कई लोगों ने तारीफ भी की। तो उसको अगर हरियाणा सरकार भी उस पर विचार करे तो हेल्थ सेक्टर में एक बड़ा बूस्ट आ सकता है। हेल्थ सेक्टर को इससे बढ़ावा मिलेगा। और चाहे हम डॉक्टर्स की कमी की बात करें या हम हॉस्पिटल्स की कमी की बात करें या बहुत सारी बातें जो की जाती हैं, आपके जो राजनीतिक विरोधी हैं जो करते हैं, उसको कहीं ना कहीं उसमें एक कमी देखने को मिलेगी। तो क्या अगर किसी दूसरे स्टेट में कोई एक ऐसी पॉलिसी बनाई गई है जो एक अच्छी पॉलिसी है जिसकी तारीफ हो रही है, क्या उसको अडॉप्ट नहीं कर सकती है सरकार? देखिए अमित जी, निश्चित रूप से मैं रमेश मावल जी और ओंकार जी का बड़ा सम्मान करता हूं। बड़े वरिष्ठ लोग आज चैनल पे हैं और मैं रमेश मावल जी की बात का जवाब दे दूं। एक कहावत है, खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। कांग्रेस की सरकार 10 साल तक प्रदेश में रही, केंद्र में रही। स्वास्थ्य को लेकर के हुड्डा सरकार ने कुछ नहीं किया। आज माननीय बीजेपी की खट्टर जी, मनोहर लाल जी की सरकार ने 5 लाख का गरीब आदमी को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा योजना देने का काम किया। अब सरकार घोषणा कर चुकी किसानों के लिए जिनकी आय 1,80,000 रुपए या 5 एकड़ से कम है उनको 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। खासकर शिक्षा, अब शिक्षा की बात पर अगर मैं आऊं तो सरकार 10वीं और 12वीं तक के बच्चों को फ्री शिक्षा दे रही है। उनको इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए आपके प्रदेश में कितने मेडिकल कॉलेज खोले गए ताकि मेडिकल डॉक्टर, प्रदेश के युवा डॉक्टर बन सके। इंडस्ट्री कितनी हमारे प्रदेश में मोदी सरकार, खट्टर सरकार जी कितनी इंडस्ट्री को बढ़ावा दे रही है ताकि युवा को रोजगार मिल सके। 10 साल की हुड्डा सरकार में दूसरे प्रदेश के लोगों को रोजगार मिलता था। आज सरकार ने 75% प्रदेश के लोगों के लिए जो फायदा क्या हुआ मेडिकल कॉलेज बनाने का? लोगों को बहुत फायदा होगा। जी अमित जी, कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? अमित जी, मैं ये कह रहा था अतर जी, रमेश जी का ये कहना है
जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो ये कह रहे थे कि भाई आप मेडिकल कॉलेज का आपने ऐलान किया था कि भाई आप हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। 13 मेडिकल कॉलेज आप बना चुके हैं ऐसा कहा जा रहा है। तो अगर मेडिकल कॉलेज आप बना भी रहे हैं तो रमेश जी का ये कहना है, जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है, कि भाई आप उसमें सुविधा भी तो दीजिए। लोगों को सुविधा नहीं मिल पा रही है, मरीजों को वहां पर सुविधा नहीं मिल पा रही है। कई मेडिकल कॉलेज ऐसे हैं जहां पर डॉक्टर्स की कमी है, कई मेडिकल कॉलेज ऐसे हैं जहां पर जो सुविधाएं होनी चाहिए हॉस्पिटल के अंदर वो सुविधाएं वहां पर मिली नहीं है, वो फैसिलिटी मिली नहीं है। तो फिर ऐसे मेडिकल कॉलेज का फायदा क्या हुआ? देखिए अमित जी, मैं उसी बामल जी की बात का जवाब दे रहा हूं। मैं फिर दोबारा उसी बात को कहूंगा, बामल जी की सरकार 10 साल तक प्रदेश में रही, इन्होंने कितने मेडिकल कॉलेज खोले। आज मनोहर लाल सरकार जी ने 13 मेडिकल कॉलेज प्रदेश में खोल करके स्वास्थ्य का बड़ा कदम सरकार युवाओं के लिए, प्रदेश के आम नागरिक के लिए बड़ा कदम उठाया है। देखिए जब नई चीज को शुरुआत होती है तो वहां डॉक्टर मेडिकल कॉलेज खोले तो डॉक्टर ही बनेंगे, वहां सुविधा भी मिलेगी। ये तो प्रदेश में, जैसे किसानों की अगर बात मैं करूं, बामल जी को बात जवाब दे दूं, बामल जी को बात ध्यान होगी, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट खुद बनाए 10 साल तक, हुड्डा साहब उसके चेयरमैन रहे। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं करी, पूरे देश ने प्रदेश के किसानों को नुकसान किया। और फिर जब बीजेपी की सरकार केंद्र और प्रदेश में आई, जब किसानों का ट्रैक्टर अम्बाला में फूका, फिर दिल्ली में फूका। अरे भाई, जो किसान का ट्रैक्टर पूजनीय होता है, तुम अपने खड्डे खुद खोद रहे हो कांग्रेस के लोगों, किसान का नुकसान करके। किसान, जवान और स्वास्थ्य को लेकर के हुड्डा सरकार ने कोई काम नहीं किया। आज प्रदेश सरकार काम कर रही है। फिर उसी बात पर कहूंगा रमेश बामल जी को, खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। अरे प्रदेश में अगर सरकार कोई काम कर रही है और युवाओं के लिए, स्वास्थ्य को लेकर के, किसानों के लिए काम कर रही है, उसकी तारीफ करो, उसको क्रिटिसाइज मत करो। हमने तो बड़ा दिल दिखाते हुए आपके काजन साहब ने बिल तक फाड़ दिया था। प्रदेश सरकार ने बड़ा दिल दिखाते हुए हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उस बात को माफ करने का काम किया। हमारे स्पीकर साहब ने, खट्टर साहब, उसको काजन साहब को माफ करने का काम किया। बड़ी दरिया दिली दिखाई है। और आप जब कांग्रेस की सरकार थी, आप सबको बाइकाट कर जाते थे, किसी को बुलाने का काम नहीं करते थे, अकेले बजट पास कर देते थे। बामल साहब, सरकार, प्रदेश की सरकार की तारीफ करना सीखो। ये लोग लुभावने जो आधे 10 साल तक आपने जो खड्डे खोदे थे ना, उसको पाटने का काम प्रदेश सरकार कर रही है। मैं ये बता, तो सर मैं लौट रहा हूँ आपके पास, रमेश जी आपके पास भी आ रहा हूँ मैं, और अतल जी आपके पास भी आ रहा हूँ मैं। ठीक है, मैं लौट रहा हूँ आपके पास। ओंकार जी, मैं अब आपसे जानना चाहूंगा सर, इनेलो पार्टी का जो अहम जो एजेंडा रहा है वो सर, उसमें हमने देखा है कि किस तरीके से आप किसानों के मुद्दे की आज की तारीख में राजनीति कर रहे हैं। आप एक बड़ा मुद्दा जो उठाने की कोशिश कर रहे हैं, आप बुढ़ापा पेंशन की बात आप कर रहे हैं सर। आप जो पुरानी पेंशन है, सरकारी कर्मचारी जो रिटायर्ड हैं, उनकी पेंशन बहाली की आप मांग कर रहे हैं सर। तो आपकी नजर इन तीनों पर भी है, या इसके अलावा और भी आप कुछ सोच रहे हैं कि सरकार इसके अलावा और क्या इसमें बजट में ऐलान करती है, उस पर भी आपकी नजर है? यानी कि मैं कुल मिलाकर ये जानना चाह रहा हूं कि कौन से वो 4 ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर आपको लगता है कि बजट में ऐलान किया जाना चाहिए और इस पर आपकी नजर है। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है जी? हाँ ओंकार जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है, आप सुन पा रहे हैं क्या? मैं बताना चाहूंगा, हमारा मुख्य लक्ष्य प्रदेश के एक व्यक्ति की भलाई होनी चाहिए। लेकिन जब से सरकार आई है, यह जुमलों की सरकार, चौक चौराहों की सरकार और मंदिर मस्जिद की सरकार बनकर रह गई है। मैं पूछना चाहता हूं, जब इनेलो की सरकार गई थी वर्ष 2004 में, उस वक्त 2000 करोड़ रुपए सरप्लस पड़ा हुआ था खजाने में। आज 2.5 लाख करोड़ रुपया इन्होंने कर्ज चढ़ा दिया। और मैं बताना चाहता हूँ, एक आम व्यक्ति जिसके पास जेब में 100 रुपए हैं, वो अपने 100 रुपए का भी बजट बना के चलता है कि मैंने किस पे क्या करना है। और जब बजट की प्रायोरिटी निश्चित करता है तो आम व्यक्ति भी देखता है, सबसे पहले मैं अपने बच्चों को शिक्षा और स्वास्थ्य दूं। लेकिन ये गूंगी बैरी सरकार है, इसने 134 के पेपर तो करवा दिए, लेकिन बच्चों की एडमिशन अभी तक नहीं हुई। और मेरे भाई कह रहे थे हमने एडमिशन कराई। मैं बताना चाहता हूँ, स्कूल वालों को पिछले 7 साल से भुगतान मिला नहीं या आधा अधूरा मिला। और इससे बड़ी बात, 9वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों को ये कहते हैं हम एजुकेशन दे रहे हैं, अभी तक सरकार ने 9वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों की फीस ही निर्धारित नहीं की है कि स्कूल को आपने क्या देना है। इनका कोई भी कार्य है सिर्फ जनता को उलझाने वाला है। मैं बताना चाहूंगा, 40 लाख प्रदेश में नई प्रॉपर्टी आईडी बना दी गई है, जिसमें से 30 लाख प्रॉपर्टी आईडी पुरानी थी, 10 लाख नई बनी है। वो 40 की 40 लाख को नया रूप दे दिया।
आज मेरा नाम ओंकार सिंह है, कल को मेरा नाम त्रिलोचन सिंह रख दो, इसकी क्या जरूरत है? हर बार ये मैंने इनसे पूछा नगर परिषद में जाके, ये बोलते हैं हर 10 साल बाद सर्वे होगा, और सर्वे में भाई साहब बीजेपी के प्रवक्ता हंसने की बजाय जनता की समस्या सुनो, वास्तविक समस्या बता रहा हूँ। आपने प्रॉपर्टी आईडी बदल दी 10 साल के बाद, और जो प्रॉपर्टी आईडी बदल गई उसमें नाम में पिता का नाम, गज, एड्रेस, स्थान, ये सारे ही गलत है। और आपने टाइम दिया जनता को 1 महीने का, 1 महीने में कितनी प्रॉपर्टी आईडी ठीक कर लोगे? अकेले हमारा कैंट में ओंकार जी मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि देखिए अब चुनाव भी आ रहा है, निकाय चुनाव होने, 51 जो नगर पालिका नगर परिषद है उनको चुनाव होने, उसके बाद पंचायत का चुनाव आ रहा है, और क्या आपको लग रहा है कि सरकार चुनाव को भी ध्यान में रखकर इस बजट को पेश करेगी? ऐसी उम्मीद आप कर रहे हैं क्या? ये सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। इन्होंने जो भी बजट बनाना है अपने नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को खुश करने के लिए बनाना है। जनहितैषी बजट आना चाहिए। बजट में हर एक चीज का प्रावधान ऐसे होना चाहिए जो जनता को जरूरत है। इसका मैं उदाहरण देना चाहूंगा। अंबाला छावनी में 350 करोड़ का शहीदी स्मारक बनाने में लगी है सरकार, और अनिल विज या पैसे की फिजूल खर्ची इनको नजर नहीं आती। वो 350 करोड़ से कोई शुगर मिल लगाते, कोई बड़ी इंडस्ट्री लगाते, जिससे हजारों युवाओं को रोजगार मिलता। आज हमारा युवा बेरोजगारी की वजह से नशे की लत में जा रहा है, और बेरोजगारी, पेपर लीक और महंगाई, ये 3 मामले ऐसे हैं जिनमें हरियाणा नंबर 1 बन चुका है। ठीक है ओंकार जी, ओंकार जी मैं लौटूंगा आपके पास समय अगर मेरे पास बचेगा तो। रमेश जी ये सवाल मेरा आपसे भी है सर, क्या निकाय चुनाव की झलक इस बजट में देखी जा सकती है क्या? ऐसी उम्मीद आप भी कर रहे हैं क्या? अमित जी मैं ओंकार जी को जवाब दे दूं। निकाय चुनाव जैसी ऐसी कोई झलक नहीं है, क्योंकि अमित जी जो बात मुद्दे की हम बजट पे कर रहे हैं, और जो भाई साहब ने एलिगेशन लगाए बीजेपी के प्रवक्ता ने, नहीं मेरा सवाल ये है सर आपसे, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि निकाय चुनाव की क्या झलक इस बजट के अंदर देखी जा सकती है? क्या सरकार निकाय चुनाव के मद्देनजर इस बजट में कोई बड़ा ऐलान ऐसा कर सकती है? मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे। मैं निकाय चुनाव को लेकर चर्चा नहीं कर रहा हूँ आपसे, मैं बजट को लेकर ही जानना चाह रहा हूँ। अभी कुछ ऐसा आया नहीं संज्ञान में कि भी क्या है इनका एजेंडा, क्या है निकाय चुनाव के बारे में। अभी कुछ जब सुनने में आया नहीं तो मैं कैसे कमेंट्स कर सकता हूँ इसके बारे में। लेकिन जो इशू उठा, बिल्कुल चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन बजट को लेकर ये बड़ी कवरेज हर खबर की जारी रहेगी। पल पल की जो अपडेट है, ताजा अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। सबसे पहले ये अपडेट आपको हम देंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, आप देखते रहिए हर खबर।